हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चलो ठीक है। और आज हम 5.3 करने जा रहे हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ स्कूल्स। कि एक जो स्कूल का हेड जो होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं कि वो स्कूल का सही तरीके से संचालन कर सकें। देखो, ड्यूटीज़ मतलब कार्य, मतलब किसी काम को करना, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है किसी काम को। जब ये दोनों शब्द मिल जाते हैं ना बेटा, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, हिंदी में मतलब किसी काम को किसी शिद्दत से करना, उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करना। जैसे कहते हैं ना कि ये तो हमारा एज अ ड्यूटी है, ठीक है यार, हमारा हमने काम किया नॉर्मली, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिखाती है उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना। ठीक है, तो काम करना ठीक है, नॉर्मल अच्छी बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी काम को करना तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, उस काम में, किसी काम में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड इसलिए आपको दिए गए हैं कि एक जो हेड ऑफ द इंचार्ज होता है या प्रिंसिपल्स जो होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। देखो, सिंपल सा, अगर अपनी ड्यूटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेगा तभी वो अपने स्कूल का एक अच्छे से संचालन कर पाएगा। क्लियर, करेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी काम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करेगा, सिर्फ ड्यूटी समझ के करेगा कि ठीक है भाई, मेरे को तो सुबह 7 बजे आना है, 12:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी, बात खत्म, मुझे क्या लेना देना, मेरे को आना है, मुझे तो अपने ऑफिस में बैठना है, अच्छा मुझे कौन मुझे क्या बोल रहा है, कहाँ साइन करना है। क्या आपको लगता है कि उस स्कूल का संचालन अच्छे से हो पाएगा? नहीं, उन सबका संचालन तभी अच्छे से हो पाएगा जो अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान से समझेगा और उन पर गौर करेगा और उन पर कार्य करेगा। क्योंकि सिर्फ एक अकेला अध्यापक या छात्र, कोई भी एक व्यक्ति एक अच्छे संचालन का निर्धारण नहीं कर सकता। मतलब एक बंदा बहुत अच्छी सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता, उसके अंदर सभी का योगदान होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो उसका मेन मालिक होता है या मेन जो हेड होता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इसको डिवाइड किया गया। मैंने नोट्स आपको पहले फॉरवर्ड कर ही दिए हैं, आप लोगों ने पढ़ भी लिए होंगे। अब उसे पढ़कर मेरी बात को समझना तुम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि पहला है विद्यालय नेतृत्व, मतलब विद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। समझ में आ रही है? जैसे कि विद्यालय को लेके हमेशा पॉजिटिव सोच को रखना। ठीक है, एक आशावादी होना, मतलब एक हमेशा उम्मीद रखना कि हाँ अच्छा ही होगा स्कूल में, हम कुछ हमेशा अच्छा करेंगे, हर साल हमें एक बेटर करना है, आगे एक अच्छा रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, एक आदर्शवादी, एक आइडियल बनना है, ताकि देखो एक प्रिंसिपल आइडियल होगा ना तो सारे स्टाफ, सारे स्कूल सब अपने आप ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, ऐसा मेरा मानना है। अगर टीचर एक्टिव है तो बच्चे भी एक्टिव ही होते हैं उसके, अगर टीचर एक्टिव नहीं होते तो बच्चे भी एक्टिव नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर उसका हेड एक्टिव है, खुद टाइम से आ रहा है, तो सारे एक्टिव रहेंगे। अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर बाकी लोग भी एक्टिव नहीं होंगे, जिसकी वजह से स्कूल का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा है बच्चे, माता पिता और अभिभावक के बीच में सही कोऑर्डिनेशन बना के रखना। समय समय पे माता पिता से भी बात करना, टीचर से बात करना, बच्चों से बात करना, आपस में उनकी मीटिंग करवाना, उनसे डिस्कशन करना कि किसी को किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। जैसे पीटीएम के लिए आपने देखा होगा स्कूलों में बने हुए हैं ना, एसएमसी मेंबर्स बने हुए हैं, है ना, इसीलिए ताकि उन सब में अच्छे से कोऑर्डिनेशन बन सके। इसके अलावा हमेशा ऑलवेज वर्क इन रेडी, हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना। कोई भी काम हो, किसी काम के लिए ये नहीं सोचना कि ये काम मेरा नहीं है या उसका नहीं है, मैं तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब इंचार्ज जो स्कूल का मेन हेड हूँ, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। नहीं, अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसे हमें करना चाहिए। हमें किसी भी काम में ये नहीं समझना चाहिए कि मैं हेड हूँ तो मैं इस काम को कर नहीं सकता हूँ। क्या एक हेड क्लास में बच्चों को पढ़ा नहीं सकता? क्या एक हेड बच्चों को कोई चीज़ समझा नहीं सकता? क्या वो अपने 4th क्लास का जो स्टाफ है उसकी जो प्रॉब्लम्स है क्या उनको नहीं सुन सकता है? सुन सकता है, वो सारे काम कर सकता है। अगर शायद वो ये सारे काम करेगा तो एक अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति कहलाएगा और एक बहुत अच्छे से अपने विद्यालय का संचालन कर पाएगा। सेकंड आता है अनुशासन। विद्यालय के अंदर डिसिप्लिन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है विद्यालय के अंदर। बिना डिसिप्लिन के किसी भी कार्य को करना या उसके लक्ष्य तक पहुँचा पाना बहुत ही असंभव हो जाता है। डिसिप्लिन हमें एक तरह से बहुत सारी ज़िंदगी को सही मायने में जीना सिखाता है, सच्ची बताऊँ तो। देखो, घर में भी हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, कुछ नियम बनाए हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि खाना खाने से पहले हमें हैंड वॉश करना है, बड़ों को देख के हमें आदर करना चाहिए,
ठीक है, हमें किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करनी चाहिए, हमें प्यार सम्मान ये सब चीज़ें देनी चाहिए। तो ये क्या नियम है, प्रिंसिपल्स हैं हमारी लाइफ के जो इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम स्कूल के अंदर भी यही चीज़ होता है कि सही अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। और इस अनुशासन के अंदर सबसे पहल जो होती है वो हेड ऑफ़ द इंचार्ज को करनी चाहिए, जो वहाँ का हेड है, ठीक है, प्रिंसिपल है या जो भी है, उसको सबसे पहले इसकी पहल करनी चाहिए। उसे खुद अनुशासन में रहना आना चाहिए। सबसे पहले खुद को अपने आप में एक अनुशासन बनाना चाहिए उसको, कि वो टाइम से आए, टाइम से देखे, चीज़ों पर रिएक्शन दे, नियम बनाए, नए नए कानून बनाए विद्यालय के लिए, ताकि सभी बच्चे संचारू रूप से कार्य कर सके, विद्यालय में पढ़ सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, नियम बनाने चाहिए, अनुशासन के फ़ायदे बताने चाहिए कि देखो हम अनुशासन में रहेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स हम लोगों को हो सकते हैं। छात्रों से मिलना चाहिए उसको घड़ी घड़ी, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन को, टीचर्स के साथ बैठना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, उनके मशवरे लेने चाहिए, बच्चों के, विद्यार्थियों की राय मशवरे लेने चाहिए। हर क्लास में जा के भ्रमण करना चाहिए कि सही तरीके से क्लासेस चल रही हैं नहीं चल रही हैं। बच्चों को अनुशासन में रह करके किस तरीके से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ड्राइंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, कंपटीशन हो गया, तो इन सब चीज़ों को भी वो बता सकते हैं। लास्ट आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है एजुकेशन, शिक्षा। सबसे पहले है शिक्षा की गुणवत्ता को हमें इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम बच्चों को बुक्स दे रहे हैं, जो हम उसके लिए सही पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं, करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या उन बच्चों के लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या टीचर्स एक अच्छा और योग्य है या नहीं है, ठीक है, एक अच्छा योग्य और शिक्षक जिसने इस चीज़ का प्रशिक्षण लिया हो, उस टीचर्स को रखना, ताकि वो एक बच्चे के साथ अच्छे तरीके से काम कर सकें, उनको समझ सकें, उनको हैंडल कर सकें। टाइम टेबल बनाना, पूरा ईयर प्लानिंग करना, किस तरीके से वार्षिक योजना बनाना, अवकाशों का ध्यान रखना, ठीक है, इंक्लूसिव सेटअप तैयार करना, किस तरीके से उन बच्चों का इंक्लूजन किया जा सके। विद्यालय में कोई भी बच्चा है तो किस तरीके से हम उसको शिक्षा दे सकते हैं, कैसे विद्यालय के अंदर एक हम वातावरण मुक्त बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम एक बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा आए और आकर के एजुकेशन ले सके, उसकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा सके। बच्चों के लिए सही TLM होना चाहिए, बच्चों के लिए सही प्रयोगशाला होनी चाहिए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों के लिए स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वही एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल पर्सन कहलाता है। आपका 5.4 भी मैंने सेंड किया है जो बहुत ईजी है, मैंने शायद कराया भी था आप लोगों को पहले। वार्षिक नियोजन क्या होता है, मतलब ईयरली प्लानिंग क्या होती है। ईयरली प्लानिंग जो होती है हमारी पूरे वर्ष को ध्यान में रख करके कि पूरे वर्ष में कितने वर्किंग आवर्स हैं, कितने हमारे हॉलीडेज़ हैं, कितने हमारे ऐसे ही जिस दिन हम विद्यालय खोल सकते हैं, कितने दिन हमें मनोरंजन के लिए निकालने होंगे। मनोरंजन इन द सेंस जैसे 15 अगस्त सेलिब्रेशन हो गया, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन हो गया, कई सारे सेलिब्रेशंस डे होते हैं, हम कौन कौन से रखेंगे, कौन कौन से डेज हम स्पोर्ट्स के लिए रखेंगे, कि प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल ठीक है, बीच बीच में यूनिट टेस्ट के लिए, इसके अलावा एनुअल फंक्शन के लिए। इन सारी चीज़ों का जो मिला जुला करके ना पूरा वार्षिक योजना तैयार होता है। और वार्षिक योजना के बिना कोई भी शिक्षण या कोई भी नियोजन संभव नहीं है। देखो ये तो हम विद्यालय का पढ़ रहे हैं तो आज हम इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन जब हम नई क्लास में आते हैं तो हम भी एक पूरी ईयरली प्लानिंग कर लेते हैं। लास्ट ईयर हमने पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन इस साल हम बहुत अच्छे से लग के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हम लोग पूरा एक प्लान बना लेते हैं कि हाँ भाई जैसे से मैम बताती जाएंगी वैसे हम उसको होमवर्क करते जाएंगे और उसको लर्न करते जाएंगे। हम उसको फॉलो करते नहीं करते एक अलग चीज़ है, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन विद्यालय में एक निर्धारित रूल रेगुलेशन होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। क्लियर? तो वो हम पूरा ईयरली प्लान कर लेते हैं। इसी तरीके से ईयरली प्लानिंग के अंदर हम सब कुछ वही सिस्टमेटिकली लेके चलते हैं कि हम कैसे कैसे धीरे 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 करेंगे, और लास्ट में हमारे पाठ नियोजन तक पहुँच जाता है कि हमें एक पार्ट कितने टाइम में कराना है, किस तरीके से बच्चों को इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है, करानी है, ठीक है। आई थिंक सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको 5.3 मैंने करा दिया है, 5.4 आपको खुद पढ़ना है और स्टडी करके उसको खुद से लिखना है। दिक्कत आए तो मुझे बता देना, बहुत ईजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट है नहीं वैसे, ठीक है। चलो ओके बाय।